section. When I talk about John Keats, there are some significant points. Already you know कि जो John Keats है, a well-known young energetic poet of romantic age. जो romantic age थे, उसके वो young, known और energetic poet रहे हैं. John Keats was born in 1795, died in 1821. तो ये एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821 और वो एक यंग एनर्जेटिक पोएट थे. दूसरा पॉइंट इनकी जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स ऑफ ब्यूटी कहा जाता है. एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है. दूसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जो जॉन कीट्स है, कीट्स को अगर आप देखेंगे तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए याद किया जाता है और वह जो पॉइंट है वह आपका ये कि जॉन कीट्स को किंग ऑफ ओड कहा जाता है. KING, किंग ऑफ इंग्लिश ओड, किंग ऑफ इंग्लिश ओड. जितना खूबसूरत ओड उन्होंने लिखा उतना किसी और दूसरे पोएट ने नहीं लिखा. जॉन कीट्स जो थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम है निगेटिव कैपेबिलिटी. निगेटिव कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं. जॉन कीट्स का एक और कॉन्सेप्ट था जिसका नाम है इगोटिस्टिकल सबलाइम. टिस्टिकल सबलाइम, ये उन्होंने वर्ड्सवर्थ की पोयम को लेकर के कहा था. तो निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स का बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है. इगोटिस्टिकल सबलाइम भी इंपॉर्टेंट फ्रेज है. तो दीज थिंग्स यू फाइंड देयर या दीज थिंग्स यू सी देयर. तो एज फार एज मैटर इज कंसर्न कि जॉन कीट्स का क्या क्या चीजें रहा है, तो जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, किंग ऑफ इंग्लिश ओड कहा जाता है. जॉन कीट्स जो है यंग एनर्जेटिक रोमांटिक पोएट थे. जॉन कीट्स की पोयम में अगर आप देखेंगे तो आपको हेलेनिस्टिक ब्यूटी या ग्रीक ब्यूटी मिलेगी, मेडिवल सेटिंग मिलेगा. कुछ और भी फीचर्स हैं जिसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा. हेलेनिस्टिक ब्यूटी, HELLENISTIC, हेलेनिस्टिक मिडिल मेडिवल पीरियड का है. MEDIEVAL, मेडिवल पीरियड है. उनकी पोयम में ग्रीक जो फॉकलॉर है उसका जिक्र है. ग्रीक फॉकलॉर का जिक्र है, FOL के फॉकलॉर, ग्रीक ब्यूटी, ग्रीक फॉकलॉर, इस तरह की चीजें, ग्रीक मिथ का जिक्र है उनकी पोयम में. तो आप मेरे साथ एक बार रिवीजन करिए कि हु वॉज द मोस्ट एनर्जेटिक एंड यंग पोएट ऑफ रोमांटिक एज. रोमांटिक एज का सबसे यंग और एनर्जेटिक पोएट कौन? जॉन कीट्स. जॉन कीट्स. हु इज नोन एज पोएट ऑफ ब्यूटी. किनको पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है? जॉन कीट्स. Who is known as किंग ऑफ इंग्लिश ओड. किनको किंग ऑफ इंग्लिश ओड कहा जाता है? और किसकी पोयम में वी फाइंड हेलेनिस्टिक और ग्रीक ब्यूटी? हेलेनिस्टिक और ग्रीक ब्यूटी, जॉन कीट्स. किसकी पोयम में यू सी और यू फाइंड मेडिवल सेटिंग? मेडिवल सेटिंग, जॉन कीट्स. और मेडिवल सेटिंग से क्या मतलब है? मेडिवल सेटिंग का सिंपल सा मतलब कि उस समय का जो कैरेक्टर्स थे, जैसे नाइट्स का, फेरीज का, इस सब का जिक्र, ये सब क्या होता ये सब मेडिवल सेटिंग का, वैसा कैरेक्टर, वैसा थीम, वैसा प्रेजेंटेशन ऑन दिस थिंग. स्पेशली यू सी वेयर, स्पेशली यू सी इन ला बिली डेम सांस मर्सी. ये चीज आप कहाँ देखते हैं? ला बिली डेम सांस मर्सी में देखते हैं, उनका जो पोयम है. तो जॉन कीट्स को जब आप बात करते हैं तो जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795,
died in 1821, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था कि कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। ये एक स्टेटमेंट है जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने उनके लिए कहा हुआ था कि कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया कि एनर्जेटिक पोएट होते। मिस फैनी ब्राउन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दोनों पॉइंट आ चुका है कि किस क्रिटिक ने मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में कहा कि कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, यह उनको यंग और एनर्जेटिक पोएट का एक रुतबा हासिल था। इसी चीज को मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं। मिस फैनी ब्राउन वॉज हिज बिलव्ड, ये भी पूछा जा चुका है कि उनकी बिलव्ड का क्या नाम था। मिस फैनी ब्राउन, FANNI BROWNE। तो आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज बिलव्ड, उनकी बिलव्ड का क्या नाम था। Miss Fanny Brown. मिस फैनी ब्राउन। एंड हु सेड अबाउट जॉन कीट्स की कीट एंड आयरन इन हिम। Matthew Arnold. Matthew Arnold. Then you find the third point. Eve of Saint Agnes and other poems are well-known works of John Keats. कौन कौन सा पोयम है? लेबिया, आइसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्निस। Just repeat with me the name of these poems. Poems which I mentioned, these are the well-known poems of John Keats. Repeat with me. वो पोयम कौन कौन सी है? Lamia, Lamia, Isabella, Isabella, the Eve of Saint Agnes. Agnes. या लामिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्निस, ये सब, ये सारी पोयम में मेडिवल सेटिंग, इंचैंट्रेस, नाइट्स, वॉरियर्स, फेरीज का जिक्र किसी न किसी वे में है। फिर उसके बाद है शेली स्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ प्रॉमिस ऑफ हाइपीरियन sent a generous invitation to the author to come to Pisa and live with him. But Keats refused, having little sympathy with Shelley's revolt against society. तो मैंने आपको रोमांटिक एज है, उस रोमांटिक एज में कुछ पोएट्स ऐसे थे जो यंग जनरेशन में आते हैं, और वो जो यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स है वो कीट्स है, शेली है, और कौन है? लॉर्ड बायरन। तो शेली जो से कीट्स के वर्क से बहुत मुतासिर हुए थे, प्रभावित हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे, और वो जो वर्क था उसका क्या नाम था? हाइपीरियन। तो एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि शेली स्टक या शेली वॉज इन्फ्लुएंस्ड विद द वर्क ऑफ जॉन कीट्स एंड द वर्क वाज व्हाट? द वर्क वाज हाइपीरियन। एंड ही इनवाइटेड आर्थर, आर्थर मीन्स जॉन कीट्स को, कि टू कम टू पीसा, आप पीसा चले आइए और जो है वहां पर मेरे साथ रहिए। लेकिन शेली के इस प्रपोजल को जॉन कीट्स से डिनाइड बिकॉज ही वॉज नॉट with his ideology, especially his revolt against society या his revolt against social norms, इन सब चीजों के वे अगेंस्ट में थे। तो एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग है जो आपको ध्यान में रखना है, और वो कौन सा पॉइंट है? आई जस्ट टोल्ड यू, हाइपीरियन यू हैव टू कीप इन योर माइंड, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि उससे प्रभावित होकर के पीबी शेली ने उनको इनवाइट किया था, बट ही डिनाइड। So I just want to ask कि which work of John Keats influenced P.B. Shelley and what was the response of P.B. Shelley? Yeah. The work is gave Hyperion. him invitation to come to Pisa. Yeah, to Hyperion. live was with him. impressed by Hyperion as Yes. The work was Hyperion And Keats he- refused his Yeah. invitation by saying that his revolts against society. yeah. So Keats denied that proposal. Keats denied that proposal कि I will not join you because I'm not satisfied, या I don't have any sympathy, या I don't have any type of, you can say, positive response
स्पेशली योर रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है हाइपीरियन को लेकर के, आपको ध्यान में रखना है शेली का इन्विटेशन, आपको ध्यान में रखना है कीट्स का रिस्पॉन्स क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेटल्ड इन होम विद हिज फ्रेंड सीवर्ड। वो अपने दोस्त सीवर्ड के साथ सेटल हो गए थे, कहां पर? अपने घर में। द आर्टिस्ट, जो कि एक आर्टिस्ट थे, बट डाइड सून आफ्टर हिज अराइवल इन फरवरी 1821। लेकिन बहुत ही जल्दी उनकी दोस्त की मौत हो जाती है। इन द his grave in the Protestant cemetery of Rome is still an object of pilgrimage to thousands of tourists. तो अगर आप ये देखेंगे कि वो किसके साथ सेटल हो गए थे, अपने दोस्त सीवर्ण के साथ सेटल हो गए थे, जो कि एक आर्टिस्ट थे। लेकिन जब वो उनके घर आते हैं तभी कीट्स की मौत हो जाती है, और कीट्स को जो दफन किया गया है, कहाँ पर दफन किया गया? बट डाइड सून आफ्टर हिज अराइवल इन फरवरी 1821। उनका जो कब्रिस्तान है प्रोटेस्टेंट सेमेट्री ऑफ रोम में है, और यह ऑब्जेक्ट ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ थाउजेंड टूरिस्ट। आई जस्ट वांट टू नो कि व्हेन कीट्स डाइड, कीट्स की मौत कब हुई? व्हेन कीट्स डाइड? 1821 February 1821. February 1821 में। Yeah, and he settled with whom in his home? he settled in his friend His friend and Severin. artist. Severin. He settled with his friend Severin, Severen, and died in February 1821, and his grave is where Protestant Cemetery of Rome में। अब हम लोग उनके वर्क को, and who was Miss Fanny Brown? His So he is John Keats' beloved. John Keats' beloved. Now see here in Endymion, it is the story of a young shepherd beloved by a moon goddess that became So true beauty. you getting आवाज मेरी जा रही है? Yes sir, आ रही है आवाज। बीच में आपकी आवाज बिल्कुल आप लोगों की नहीं आ रही थी मुझे। तो आई वाज सर सेइंग आपकी नहीं आ रही थी सर। अच्छा, आई वाज सेइंग यू कि ये जो पोयम है क्या है? ये पोयम इंडाइमियन है, और इंडाइमियन जो शुरू होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर से शुरू होता है। एंड यू फाइंड इट या व्हाट कि इंडाइमियन जो कीट्स का पोयम है, इट्स अबाउट अ यंग शेफर्ड जिसकी जो बिलव्ड है एक मून गॉडेस है, जो है उसका उसकी जो बिलव्ड है इसमें। उसके अलावा एक दूसरी लाइन है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट स्टिल विल कीप अबव अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ कीप। थर्ड लाइन है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। कुछ अगर याद ना हो, लेकिन ये पहली लाइन आई थिंक द ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, ये कहाँ से लिया गया? ये डायबियस से लिया गया है। यह एक ऐसी पोयम है जो लव थीम पर आधारित है। लवर कौन है? ये एक यंग शेफर्ड है। उसकी बिलव्ड कौन है? मून गॉडेस है। और इसमें कुछ कोटेशन है जो आपको बताया गया है। फिर है जॉन कीट्स का हिम्ड टू पैन, उनकी एक पोयम है हिम्ड टू पैन इज सिमिलर टू वर्ड्सवर्थ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वह किसके सिमिलर है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉन कीट्स की पोयम हिम्ड टू पैन
is similar to Wordsworth. The world is too much with us. The world is too much with us. Did you get the point? Yes, sir. Yes, sir. So I just want to know ki in which poem there is a line, a thing of beauty is a joy forever. Sir, Endymion. 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 Damien, ठीक है. उसके बाद I just want to know who is a lover in Damien. Sir, Moon goddess. Sir, moon goddess, Cynthia. Lover is shepherd. Lover is shepherd, beloved is moon goddess Cynthia. And I just want to know कि which poem of Keats is similar to Wordsworth? The world is too much with us. Sir, Hymns to Pan. Yeah, hymn to Pan. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन कैन बी सीन इन द पोएम हाइपीरियन और स्पेंसर का इंडाइबियन में. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जॉन कीट्स वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हू. जॉन कीट्स वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय एडमंड स्पेंसर एंड जॉन मिल्टन. जॉन कीट्स एडमंड स्पेंसर और जॉन मिल्टन से बहुत प्रभावित थे. जॉन मिल्टन की राइटिंग का असर उनकी पोयम हाइपीरियन पे देखा जा सकता है और स्पेंसर का असर इंडाइबियन नाम की पोयम में देखा जा सकता है. तो अगेन आई वांट टू नो कि जॉन कीट्स वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय टू इंग्लिश पोएट्स. कैन यू टेल मी द नेम? Yes, sir. John Milton and Edmund Spenser. John Milton and Edmund Spencer. जॉन मिल्टन एंड एडमंड स्पेंसर. जॉन मिल्टन का कौन सा पोयम है? हाइपीरियन. सॉरी, जॉन मिल्टन का असर किस पर है? हाइपीरियन पर है. स्पेंसर का इंडाइबियन पर. नेक्स्ट पोयम है लेबिया. जो लाबिया है, इट इज अ लॉन्गर पोयम ऑफ कीट्स. इट इज द स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल इंचेंट्रेस. इसमें एक ब्यूटीफुल इंचेंट्रेस का जिक्र है. हु टर्न्स फ्रॉम अ सर्पेंट इनटू अ ग्लोरियस वुमन. जो सर्पेंट से ग्लोरियस वुमन के रूप में तब्दील हो जाती है. एंड fills every human sense with delight until as a result of a foolish philosophy of old Apollonius she vanishes farther from the lower side. तो जो लाबिया है यह लांगर पोयम है. यह भी स्टोरी है एक ब्यूटीफुल इंचेंट्रेस का. हु टर्न्स फ्रॉम अ सर्पेंट इनटू अ ग्लोरियस वुमन. जो एक सर्पेंट से ग्लोरियस वुमन में तब्दील हो जाती है. आवाज मेरी जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I just want to know कि in which poem you find a beautiful enchantress who turns from a serpent into a glorious woman. Sir, Lamia. Lamia. Next poem है The Eve of Saint Agnes. It is a perfect of Keats' medieval poems. जो मैंने बताया था उनकी पोयम में मेडिवल सेटिंग है. तो द ईव ऑफ सेंट एग्निस जो है उनमें से एक है. द ईव ऑफ सेंट एग्निस इट इज अ परफेक्ट ऑफ कीट्स मेडिवल पोयम. और बहुत सारा उनका पोयम है. ओड ऑन अ ग्रेसियन और टू आर नाइटिंगल, टू आटम, टू साइकी, ओ टू मेलंकली. ये सब उनके वेल नोन कोट्स है. ही इज ऑफन कंपेयर्ड विद द मार्वेलस वॉइस चैटर्टन. करे उनकी तुलना चैटर्टन से होती है. हु भी ग्रेटली एडमायर्ड. जिसमें उन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा उनकी तारीफ की है. एंड टू हुज मेमोरी ही डिसाइड्स हिज इंटाइवियर. और जिसकी याद में उन्होंने इंटाइवियर पोयम लिखा है. बट बोथ डाइड यंग. लेकिन जो दोनों यंग एज में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे. कीट्स बिलोंग्स टू कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री. कीट्स जिस स्कूल से बिलोंग करते हो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री रही है, जिसमें ले हंट भी थे. वास चीफ. ले हंट सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे. प्रॉक्टर करके थे और बेडॉस उनके वर्क पे थे. प्रॉक्टर एंड बेडॉस. Shelley wrote his Etudes on the death of Keats. Shelley was the first to recognize his the true genius. So यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताना. मैं इस शीट को दोबारा लेके आऊंगा. उनका पोयम है ओड ऑन अ ग्रेसियन और टू आर नाइटिंगेल.
ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ये सब उनके फेमस ओड है जो अक्सर पूछा जाता है। ओड ऑन अ ग्लेशियर एंड ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, ओड ऑन मेलंकली, ये सब उनके फेमस ओड है। दूसरा चीज, उनकी तुलना किससे की जाती है? मार्वेलस बॉयज चैटरटन से की जाती है। चैटरटन भी यंग एज में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और कीट्स ने चैटरटन की तारीफ या एक तरह से अपनी पोयम इंडाइबियन चैटरटन को डेडिकेट किया। ये क्वेश्चन बॉयज चैट की कीट्स ऑफन कंपेयर्ड विद हु? Chatterton, sir. Yeah, the Thomas marvelous boy Chatterton. Chatterton, Yes. Thomas Chatterton. And Keats dedicated his indictment to whom? To Chatterton. Chatterton. Good. बाकी एडोनाइस आपको पता ही है। Keats belonged to which school of poetry? Cockney Sir, School of Cockney School of- Poetry. Cockney School of Poetry. Cockney School of Poetry के मेन राइटर कौन थे? Land ले हंट। Land Hunt. Leigh Hunt. समझ लीजिएगा। कॉकनी एक तरह से जो है उन लोगों को कहा जाता था या एक समुदाय था जो कि और लोगों से रैंक में इंफीरियर था, मतलब लो रैंक थी। जैसे अपने यहाँ जाति सिस्टम थी तो जाति सिस्टम में कुछ लोग जो है लो रैंक के होते हैं, वैसे ही कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में जो लोग आते थे वो लोअर रैंक के थे। तो उस सिस्टम को या उस पे आने वाले, उसमें ले हंट थे, प्रॉक्टर है, बॉर्डेस उससे थे। शेली ने जो है एडोनाइस लिखा, ये आपको पता ही है। बाकी ये बताया जा रहा है कि इस समय की जो प्रोज राइटर्स थे कौन कौन से। एक तो लंदन मैगजीन was founded in 1820 in which Lamb, De Quincey and Carlyle found their first encouragement, जिसमें जो है लैम्ब को, डी क्विंसी को और कार्लाइल को काफी तारीफ की गई है। कॉलिन्स बायोग्राफिया लिटरेरी 1817 में आती है एंड लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर 1849 में आता है। ये आपको प्रोज राइटर्स ऑफ रोमांटिक एज में ये दो वर्क आपको जानना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका वर्क है? S.T. Coleridge. Or S.T. Coleridge. कब आई है बायोग्राफिया लिटरेरिया? 1817. बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलेज ने कौन सी बात बताई है? He discarded Wordsworth's theory of diction. And also fancy and imagination. या दूसरा चीज जो है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर किसका वर्क है, कब पब्लिश हुआ है? That's a work of S.T. Coleridge and published 1849. 1849। जो सबसे बड़े प्रोज राइटर है इस एज के वो चार्ल्स लैम्ब है। उनका जन्म 1775 में हुआ, मौत 1834 में हुई है। उनका एक रोमांस था रोजामंड ग्रे जो 1798 में आया है। उनका एक पोइटिकल ड्रामा है जॉन वुडविल जो 1802 में आया है। मॉर्निंग पोस्ट नाम का न्यूज़पेपर वो निकालते थे। तो चार्ल्स लैम्ब 1775 में पैदा हुए, 1834 में मौत हुई है। रोमांटिक एज के प्रोज राइटर है और वो जो है इनफॉर्मल एसेइस्ट है। इनफॉर्मल एसेइस्ट वह एसेइस्ट होता है जो अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में लिखता है। उनके ऐसे में सब्जेक्टिविटी है, उनका ऐसे प्रोज पोएटिक ऐसे है, उनके ऐसे में इमोशंस है, फीलिंग्स है, अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ वो रीडर से शेयर करते हैं और एक मित्रवत व्यवहार करते हैं रीडर के साथ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो रोजामंड ग्रे है ये क्या है? व्हाट इज रोजामंड? रोमांस। इसका प्रोज रोमांस है सर चार्ल्स लैम्ब। Charles Lamb. चार्ल्स लैम्ब का है। जॉन वुडविल क्या है? Sir, Charles poetical Lamb's drama. poetic drama. Poetical चार्ल्स drama. लैम्ब का पोएटिकल ड्रामा है। मॉर्निंग पोस्ट क्या है? Newspaper published by Charles Lamb. मैगजीन या न्यूज़पेपर। या ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला बहुत पूछा जा चुका है कई बार। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में आया है।
written by Charles Lamb and Mary Lamb Lamb. and his The sister. farmer The farmer reproducing tragedies जो चार्ल्स लैम्ब और मेरी लैम्ब ने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में लिखा था, इसमें चार्ल्स लैम्ब ने शेक्सपियर की ट्रेजिडीज पर लिखा था, और एट द लेटर और जो मेरी लैम्ब है उन्होंने शेक्सपियर की कॉमेडीज पर स्टोरी की शक्ल में उसको लाया हुआ था। द बुक वॉज रिटन प्राइमरली फॉर चिल्ड्रन, ये किताब बच्चों के लिए लिखी गई थी कहानी की शक्ल। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसका वर्क है और ये कब पब्लिश हुआ? सर चार्ल्स लैम्ब का। का वर्क है। केवल Charles Lamb and Mary Lamb. Charles Lamb and Mary Lamb. कितना किस साल में पब्लिश हुआ है? 1807 में। 1807 में। जो चार्ल्स लैम्ब उन्होंने शेक्सपियर की ट्रेजेडी पे लिखा कि कॉमेडी पे लिखा? सर चार्ल्स पहले ट्रेजेडी पे एंड आफ्टर कॉमेडी। मैरी लैम्ब ने लिखा है कॉमेडी ने। मैरी लैम्ब ने कॉमेडी पे लिखा हुआ है। ये किताब किसके लिए, यंग के लिए लिखा गया था, एडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए या ओल्ड एज के लिए? चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन सर। Primarily for children. चिल्ड्रन के लिए। In 1808 specimens of English dramatic poets contemporary with Shakespeare, 1808 ईस्वी में उनका एक और वर्क आता है, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट कंटेम्परेरी विद शेक्सपियर पब्लिश होता है। In 1808 appeared his specimen of English dramatic poets contemporary with Shakespeare। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि द थर्ड पीरियड इंक्लूड्स एसेज ऑफ इलिया। जो तीसरा पीरियड है वो एसेज ऑफ इलिया है, जो 1823 ईस्वी में आता है। लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833 ईस्वी में आता है, और इसके अलावा लंदन मैगजीन, ये सब चीजें आती है। तो जो थर्ड पीरियड है एसेज ऑफ इलिया 1823 में, लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833 में, और उनका जो फेमस एसेज है 1820 ईस्वी में आता है। साथ ही साथ यूसी लंदन मैगजीन का भी यहाँ पर। तो आई जस्ट वांट टू नो कि उनका जो कलेक्शन ऑफ एसे है वो क्या था? Essay of Elia. इलिया किसका नाम है? Pen name of Charles Lamb. पेन नेम ऑफ चार्ल्स लैम्ब। गुड, इन्हीं का पेन नेम है इलिया, इन्हीं का ही नाम था, ये इलिया के नाम से एसेज ऑफ इलिया। वैसे अगर देखेंगे तो इलिया एक क्लर्क थे जो उनके साथ काम करते थे, लेकिन इन्होंने उसको अपने नाम पे रखा। लास्ट एसेज ऑफ इलिया उसी इलिया का, एसेज ऑफ इलिया का दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 1823 में, दूसरा संस्करण 1833 ईस्वी में आया हुआ है, और 1820 ईस्वी में लंदन मैगजीन आती है। लैम्ब वाज द लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ कॉलेज। लैम्ब जो है लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे कॉलेज के। ही हैज मेंशन्ड कॉलेज इन हिज एसे क्रिस्ट हॉस्पिटल। क्रिस्ट हॉस्पिटल किसका एसे है और उसमें उन्होंने किसको मेंशन किया है? सर चार्ल्स लैम्ब का। This hospital से Charles Lamb का है। He mentioned Coleridge. He mentioned Coleridge. As the matter is concerned to the style of Lamb who follows Burton's Anatomy of Melancholy and Brown's Religio Medici। जो लैम्ब की स्टाइल है उसमें उन्होंने किसको फॉलो किया है? बर्टन्स का एनाटॉमी ऑफ मेलंकली फॉलो किया, और थॉमस ब्राउन का रिलीजियो मेडिसी। तो जो इनका स्टाइल है, सबसे पहले बताइए ये किस कैटेगरी के एसेइस्ट है? फॉर्मल एसेइस्ट है या इनफॉर्मल? Informal. इनफॉर्मल एसेइस्ट कौन होता है? Personal touch, Who subjective mood. describes his Those who personal write life. personal events in form of essays. या कहीं ना कहीं जो जिसमें सब्जेक्टिविटी है, पर्सनल मूड का जिक्र है, और जो अपने बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में लिखता है, वो सब चीजें। इन्होंने अपनी स्टाइल के लिए किसको फॉलो किया हुआ, किसके वर्क को फॉलो किया है? Burton's Anatomy of Melancholy. Burton's Brown's Anatomy of Religio Melancholy and Brown's Religio Medici. His essays are personal, subjective, informal, and elegant. Humor and pathos, archaic words, Latin quotations, references, and allusions are other features of his essays. Excuse me, sir. Sorry for interruption. I want to ask you one thing. Yeah. Sir, ये जो Brown है, he belong to Milton's age. Yeah. Religio Medici. Sir, is he Religio known as Medici. the Milton of? Is he known as Milton of English prose?
Yeah, Milton of English prose. If you remember तो that, ये I थॉमस just ब्राउन ही क्या इन्हीं को कहते हैं ना सर? yes. थैंक यू सर। ओके ओके। रिलीजियो मेडिसिन का जो वर्क है और इनको जो है प्रोज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। और इसके अलावा जो है अगर आपको याद होगा जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उस समय मैंने पढ़ाया था। तो जो जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसको प्रोज का बाइबिल कहा जाता है। तो यू फाइंड इट ये वर्ड, यू फाइंड कि बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकली और ब्राउन्स का रिलीजियो मेडिसी यू फाइंड हियर, एंड यू फाइंड का इनका अपना कि इनके एसेस पे क्या क्या चीजें हैं। और लाइम ने किसको फॉलो किया? लाइम फॉलोज द फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन। मॉन्टेन ने क्या लिखा था? एसाई लिखा था, जिसका मतलब होता है सेल्फ रिविलेशन। तो जो फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन थे, जो उनका लिखने का स्टाइल था कि वो अपने बारे में लिखते थे, सेल्फ रिविलेशन करते थे। ऐसे ही लैम्ब ने भी अपने एसेज में सेल्फ रिविलेशन किया है। लैम्ब बिहेव्स लाइक अ फ्रेंड इन ट्रीटिंग हिज रीडर व्हाइल बेकर लाइक अ टीचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्ब रीडर के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं, जबकि जो है बेकर एक टीचर जैसा व्यवहार करते हैं। डी क्विंसी भी इसी समय के एक एसेइस्ट थे, टॉमस डी क्विंसी। डी क्विंसी कनेक्टेड हिमसेल्फ विद ब्लैकवुड मैगजीन। टॉमस डी क्विंसी ने अपने आप को ब्लैकवुड मैगजीन से कनेक्ट किया था। और जो टॉमस डी क्विंसी थे, इन्होंने लिटरेचर को दो हिस्सों बांटा, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पाथ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु डिवाइडेड लिटरेचर इनटू टू पार्ट, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पाथ। टॉमस डी क्विंसी जो प्रोज राइटर और क्रिटिक थे रोमांटिक एज के। From a literary viewpoint, the most illuminating of De Quincey's critical work is literary reminiscences। अगर एक अभी आता है क्वेश्चन की टॉमस डी क्विंसी का सबसे महत्वपूर्ण वर्क क्या है? लिटरेरी रिमिनिसेंसेस है। दिस कंटेन्स ब्रिलियंट एप्रिसिएशन ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लैंड, शेली, कीट्स, हैजलिट, लैंडर। इसमें उन्होंने इन सब लोगों की तारीफ की। लिटरेरी रिमिनिसेंस किसका वर्क था? लिटरेरी रिमिनिसेंस थॉमस सर डी डी क्वेंसी। क्विंसी। Thomas de Quincey. किसने लिटरेचर को दो हिस्सों बांटा, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पाथ? Thomas de थॉमस Quincey. डी क्वेंसी। टॉमस डी Thomas de क्विंसी। Quincey. ओके। और ब्लैकवुड मैगजीन से कनेक्ट था? De Quincey. Thomas de Quincey. Thomas de Quincey. थॉमस और डी एक कुछ क्वेंसी। उनके एसेज है जो बहुत फेमस है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, मर्डर कंसीडर्ड अ वन ऑफ फाइन आर्ट। ये दो एसेज है जिसमें ये वाला पूछा जा चुका। ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ 1823 ईस्वी में एक क्रिटिकल एसे उन्होंने लिखा हुआ था, ये पूछा जा चुका। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसे। So in this way now you completed romantic age, and tomorrow we will go with Victorian age। अभी पूरा सीरीज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का चल रहा है। मुझे लगता है कि 5-6 क्लास पे जो है या अगस्त तक एनी हाउ वी विल कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फिर हमारे पास एक और शीट है लिटरेरी टर्म्स का, उसको हम पूरा कवर कराएंगे।